हर सिक्योर सिस्टम एक चीज़ के लिए बना होता है, बाहर वालों को अंदर आने से रोकने के लिए। पर अगर मैं आपको बताऊं, कोई सिस्टम नहीं तोड़ा गया, कोई लॉक नहीं खोला गया, कोई फायरवॉल फेल नहीं हुआ और फिर भी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज का सीक्रेट डेटा पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। न किसी वायरस की मदद से, न किसी मालवेयर की वजह से, सिर्फ एक इंसान की आवाज़ से। हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो रूल्स फॉलो करते हैं और दूसरे जो रूल्स बनाते हैं। जब कोई ये समझ लेता है कि दरवाजे को तोड़ना ज़रूरी नहीं, बस उसे खोलने का तरीका आना चाहिए, तो उसके लिए सारे रास्ते खुद खुल जाते हैं। इन 1992 रात के 2 बजे फ़ोन बज रहा था, न घरों में न ऑफिसेज में, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़ी कंपनीज के सिस्टम के अंदर। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई लॉक नहीं टूटा, कोई कोड हैक नहीं हुआ, कोई अंदर आ चुका था और किसी को नहीं पता कैसे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो उन सिस्टम्स के बीच में से गुजरता था जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ये सिस्टम्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। FBI जिसे समझ नहीं पाई, फायरवॉल जिसे रोक नहीं पाया। उसका नाम था केविन मिटनिक। लोग उसे कहते थे द गोस्ट इन द वायर्स। Successfully compromised all systems that I targeted for unauthorized access except one. केविन मिटनिक कोई बेसमेंट में छुपा हुआ हैकर नहीं था। वो एक गोश्त था जो दुनिया के सबसे भरोसेमंद सिस्टम्स के अंदर घूम रहा था। ये सब इंटरनेट के पब्लिक होने से पहले हुआ, जब लोगों को साइबर सिक्योरिटी टर्म का मतलब भी नहीं पता था, जब कंपनीज को लगता था ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है, और इसी वजह से पूरी दुनिया हैरान हुई। ये कहानी शुरू होती है 1970s के लॉस एंजलिस शहर में। एक 16 साल का लड़का जिसे मशीन से ज़्यादा उन मशीन्स को किस तरीके से चलाया जाता है उसमें दिलचस्पी थी। सबसे पहला सिस्टम जिसने केविन का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो था लॉस एंजलिस बस टिकट सिस्टम। बस ड्राइवर्स लोगों के चेहरे नहीं पहचानते थे, वो सिर्फ टिकट देखते थे। केविन ने ये चीज़ ऑब्जर्व की, कौन सी टिकट असली लगती है और कौन सी टिकट फर्जी, और ड्राइवर्स किस तरीके से असली टिकट पहचानते हैं। उसने बस ड्राइवर्स से बड़ी चालाकी से पूछ लिया कि ये टिकट पंचिंग मशीन उसे कहाँ से मिल सकती है। जब बस ड्राइवर्स ने पूछा किस लिए, तो उसने सिंपल सा जवाब दिया, स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर उस मशीन और सिस्टम को पूरी तरीके से समझने के बाद वो पुरानी टिकट्स को फिर से इस्तेमाल करना सीख गया और पूरे शहर में घूमने लगा, वो भी बिना पैसे दिए। ये कोई हैक नहीं था, बस एक लड़का पूरे सिस्टम को समझ चुका था, रूल्स तोड़कर नहीं, रूल्स को समझकर। और यही से शुरू हुआ हैकिंग की दुनिया में केविन मिटनिक का सफ़र। केविन ने एक बात सीख ली, मशीन्स नहीं डिसाइड करती किसे एक्सेस मिलेगा, लोग करते हैं। और लोग अगर कागज़ के टुकड़े पर भरोसा कर सकते हैं तो फ़ोन पर क्यों नहीं। ये जान लेने के बाद प्रोसीजरल सिस्टम्स को किस तरीके से बाईपास किया जा सकता है, केविन टेलीफोन नेटवर्क्स की तरफ बढ़ा। उसने फ़ोन सिस्टम्स को हैक नहीं किया, वो खुद फ़ोन सिस्टम बन गया, लोगों से बात करके। 1970s और 1980s में फ़ोन नेटवर्क्स मशीन से कम और लोगों से ज़्यादा चलते थे। ये सारा कुछ एक सेंट्रलाइज्ड स्विच सिस्टम से ऑपरेट किया जाता था, लेकिन उनका कंट्रोल टेक्नोलॉजी के हाथ में नहीं, बल्कि टेक्नीशियंस और इंटरनल स्टाफ के भरोसे पर था। कोड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक केविन उन स्विच सिस्टम तक पहुंच चुका था जो डिसाइड करते थे कॉल्स किस शहर तक जाएंगी और किस तक नहीं। एक ऐसा वक्त भी आया जहां लॉ इन्फोर्समेंट्स की कॉल भी गलत राउट होने लगी। इसमें FBI एजेंट्स की कॉल भी शामिल थी। वो डायल करते थे और उन्हें पता नहीं चला कि कोई और डिसाइड करता है कि उनकी कॉल्स कहाँ जाएगी। अब सवाल उठता है, जो फ़ोन सिस्टम्स कंट्रोल कर सकता है उसे कौन ही रोक सकता है। अब ये कोई इलीगल क्यूरियोसिटी नहीं रही, अब ये पावर बन चुकी थी। 1981 में केविन मिटनिक अरेस्ट हुआ डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। DEC कंपनी उस वक्त की एक बड़ी टेक जाइंट थी, कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का बड़ा नाम। प्रोसिक्यूटर्स का कहना था कि केविन मिटनिक ने उनका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कॉपी किया था, जिसकी कीमत मिलियंस में थी। उसे दोषी ठहराया गया और जेल की सज़ा सुनाई गई। कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जेल स्किल्स नहीं हटाती, वो उन्हें और तेज़ कर देती है। 1980s के आखिर में जब केविन रिलीज़ हुआ
कोर्ट ने एक ही शर्त रखी, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई फ़ोन नहीं। पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि केविन का असली हथियार कभी मशीन थी ही नहीं। उसका असली हथियार उसकी आवाज़ थी। इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद उसका कॉर्पोरेट सिस्टम तक पहुंचना बंद नहीं हुआ। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि ये एक्सेस कंप्यूटर के ज़रिए हुआ ही नहीं, ज़्यादातर एक्सेस फ़ोन कॉल के थ्रू किया गया था। 1980s के एंड और 1990s के शुरू में अब गेम अलग लेवल पर था। अब बात छोटी सिस्टम्स की नहीं रही, अब स्टेक बदल चुका था। बड़ी बड़ी कंपनीज इंट्रूजन रिपोर्ट करने लगी, पैसिफिक बेल, मोटोरोला, नोकिया, सन माइक्रोसिस्टम। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो मिला वो और ज़्यादा परेशान करने वाला था। कोई मालवेयर नहीं, कोई फायरवॉल ब्रेक नहीं, बल्कि एम्प्लॉयज़ खुद एक्सेस दे रहे थे। पासवर्ड्स, इंटरनल प्रोसीजर्स, नेटवर्क मैप्स, क्योंकि फ़ोन की दूसरी साइड जो आवाज़ थी वो बिल्कुल अपनी लग रही थी, ऐसी आवाज़ जो खुद सिस्टम का हिस्सा लगती थी। अफवाहें फैलने लगी, मीडिया रिपोर्ट्स आने लगे, लोग कहने लगे मिटनिक फ़ोन नेटवर्क्स बंद कर सकता है, इमरजेंसी सिस्टम्स हाईजैक कर सकता है, इंटरनेट को तोड़ सकता है। बाद में इनमें से कई क्लेम्स पर सवाल उठे, कुछ रिपोर्ट्स वापस ली गई, पर उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि केविन और क्या कर सकता है। डर अब सिस्टम्स के अंदर घुस चुका था। कंपनीज पैनिक करने लगी, गवर्नमेंट्स घबरा गई, और फिर एफबीआई ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं लिया गया था। उन्होंने एक आदमी को नेशनल साइबर थ्रेट डिक्लेयर कर दिया। मिटनिक गायब हो चुका था, कोई फिक्स्ड एड्रेस नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं। वो लगातार जगह बदलने लगा। एफबीआई का मानना था कि वो इन्वेस्टिगेशन ट्रैक कर रहा है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वो अपना बिहेवियर चेंज करता है, क्योंकि हर बार जब एफबीआई करीब पहुंचती है वो पहले से ही निकल चुका होता है। अब सवाल उठता है, उस इंसान को कैसे पकड़ा जाए जिसने आज तक कोई कानून ही न तोड़ा हो। 1994 में केविन मिटनिक ने एक ऐसे सिस्टम को एक्सेस किया जो सुतोमू शिमामुरा से जुड़ा हुआ था। केविन मिटनिक की सबसे बड़ी गलती, इस बार उसने एक गलत इंसान को चैलेंज किया था। कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कुछ भी ऑब्वियस नहीं था, पर शिमामुरा ने कुछ नोटिस किया। पासवर्ड रीसेट करने के बावजूद उसने फॉलो करना शुरू किया। फ़ोन लाइंस, डायल अप राउट्स, कनेक्शन टाइमिंग, पैटर्न जाना पहचाना था। ये मिटनिक ही था। इस पल से ये हैकिंग नहीं रही, ये एक चेज़ बन चुका था। हर नया एक्सेस शिमामुरा को थोड़ा और डेटा देता गया, और हर मूव के साथ फासले कम होते गए। पहली बार मिटनिक आगे नहीं था, और शिमामुरा सबूत लेकर एफबीआई के पास पहुंच गया। फरवरी 1995, रॉली, नॉर्थ कैरोलिना। एक शांत सबर्बन स्ट्रीट, लाइट्स ऑन, बिल्कुल खामोशी। कुछ गलत नहीं लगा। एजेंट्स चेज के लिए तैयार होने लगे, सायरन्स रेडी, दरवाज़ा तोड़ने की उम्मीद, पर कुछ भी नहीं हुआ। कोई भागता नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हुई, कोई चेज नहीं हुआ। केविन मिटनिक बाहर आता है, शांत, बिल्कुल खामोश। अरेस्ट कुछ सेकंड्स में ख़त्म हो जाता है। जो आदमी सालों तक इनविजिबल रहा वो इस बार गायब होने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि गोस्ट भागते नहीं हैं। इसके बाद जो हुआ वो लीगल एक्सपर्ट्स को भी हिला देता है। मिटनिक को ट्रायल से पहले सालों तक कस्टडी में रखा गया, ज़्यादातर वक्त सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। सवाल उठा क्यों? अथॉरिटीज़ का कहना था वो एक सिंपल फ़ोन कॉल से भी एक पूरा साइबर अटैक शुरू कर सकता था, सिर्फ बात करके, सिर्फ कन्वर्सेशन से, या फिर एक सिंपल से सेंटेंस से जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बोला गया हो। कोर्ट में आते आते फैक्ट साफ होने लगे। हाँ, सिस्टम एक्सेस किया गया था, हाँ, कानून तोड़ा गया था, पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो कैटास्ट्रोफिक डैमेज दिखाता हो। कोई सिस्टम डैमेज नहीं हुआ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हुआ, बल्कि सच तो ये था, डर हकीकत से आगे निकल चुका था। साल 1999, एक कोर्ट रूम के अंदर केविन मिटनिक खड़ा था, बिल्कुल शांत, कोई स्पीच नहीं, कोई डिफेंस नहीं। सज़ा सुनाई जाती है और केविन मिटनिक को दोषी करार दिया जाता है। इतने सालों की लड़ाई आखिरकार खत्म होती है। साल 2000, जेल का दरवाज़ा खुलता है। कोई तालियां नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस दिन की रोशनी में केविन मिटनिक बाहर आता है।
बूढ़ा, शांत, आज़ाद। वो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन गया। कंपनीज को सिखाने लगा उनका सिस्टम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और कैसे ह्यूमन बिहेवियर सिक्योरिटी का सबसे वीक पॉइंट बन गया। जो स्किल्स कभी गवर्नमेंट को डराती थी, आज वही स्किल्स कॉरपोरेशन को प्रोटेक्ट कर रही थी। केविन मिटनिक ने एक बेचैन कर देने वाला सच सामने रखा। हर सिस्टम का सबसे कमज़ोर हिस्सा उसका कोड नहीं होता, वो होता है भरोसा। फायरवॉल कॉन्फिडेंस को नहीं रोक पाती, इंक्रिप्शन प्रिसिजन को रोक नहीं सकी, और आज भी टेक्नोलॉजी इसका जवाब पूरी तरीके से नहीं दे पाई। असली खतरा कभी हैकिंग थी ही नहीं, असली खतरा था भरोसा, जो केविन ने जीता था। केविन मिटनिक ने मशीन्स नहीं तोड़ी, उसने एजम्पशंस तोड़े, और सिस्टम से चलने वाली दुनिया में शायद यही सबसे डेंजरस चीज़ थी। सब्सक्राइब।